अगर फोकस और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना हो तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? यही कि बस और ज्यादा मेहनत करनी होगी। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर इसका रास्ता मेहनत से नहीं बल्कि दिमाग और शरीर के तालमेल से गुजरता हो? जी आज हम एक तरह से जासूस की तरह काम करने वाले हैं। हाँ। उन छुपे हुए कारणों को खोजेंगे जो हमारे फोकस को, हमारे ध्यान को चुरा लेते हैं। और ये सुराग सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं है। नहीं, ये हमारे शरीर, हमारी आदतों और यहाँ तक कि हमारी लिखावट में भी छिपे हैं। बिल्कुल। और ये जो सारी जानकारी है ये एक विशेषज्ञ के नोट से आ रही है। जी, जिन्हें माइंड मैनेजमेंट में मतलब दिमाग को समझने समझाने में 30 से ज्यादा साल का अनुभव है। और 25,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है। वाह। जी, तो आज का मिशन साफ है। हमें ये समझना है कि कैसे कुछ बहुत ही सामान्य लगने वाली तकनीक है, जैसे लिखावट में बदलाव या सांस लेने का तरीका। हाँ। अच्छा, ये हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता को मतलब फिजिकल लेवल पर कैसे बदल सकती हैं? चलिए इस दिलचस्प पड़ताल की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये दृष्टिकोण हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसकी एक बहुत बड़ी कमी को भी उजागर करता है। अच्छा। स्कूल और कॉलेज हमसे बेहतरीन नतीजे तो मांगते हैं, लेकिन हमारे दिमाग को इस्तेमाल करने का यूजर मैनुअल कभी नहीं देते। सही बात है। वो हमें बताती हैं क्या सीखना है। हाँ, पर ये कभी नहीं सिखाते कि हमारा दिमाग असल में कैसे सीखता है। बिल्कुल। और इसी वजह से हम अक्सर एक ही जगह अटके रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जड़ पर आते हैं। पढ़ाई में ध्यान लगाना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम सब ने ये अनुभव किया है, किताब खुली है लेकिन दिमाग कहीं और ही घूम रहा है। क्या ये सिर्फ विल पावर की कमी है? जो नोट्स हमारे पास हैं वो तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। देखिए, असल अपराधी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। तो फिर क्या है? असल अपराधी है हमारे दिमाग की जो प्राकृतिक बनावट है और हमारे सीखने के तरीकों के बीच तालमेल का ना होना। तालमेल का ना होना। हाँ, हम फोकस को एक ऐसी चीज मानते हैं जिसे जबरदस्ती करना पड़ता है, जैसे कोई भारी सामान उठाना हो। बिल्कुल। जबकि ऐसा है नहीं। फोकस कोई जबरदस्ती करने वाली क्रिया नहीं है, बल्कि ये दो चीजों का एक स्वाभाविक नतीजा है, स्पष्टता और रुचि। स्पष्टता और रुचि। और इनका कंट्रोल किसके पास है? इनका कंट्रोल है हमारे अवचेतन मन के पास। अवचेतन मन मतलब हम जानबूझकर तय नहीं करते कि किस चीज में रुचि लेनी है। ज्यादातर तो नहीं। इसे समझने के लिए दिमाग का एक हिस्सा है, उसे जानना जरूरी है। उसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS। RAS ये क्या है? आप इसे अपने दिमाग का पर्सनल बॉडीगार्ड समझ सकती हैं। हाँ, या किसी VIP क्लब का बाउंसर। इसका काम है हर सेकंड हमारे आसपास जो लाखों जानकारियां हैं उनमें से ये तय करना कि कौन सी जानकारी अंदर जाने लायक है और कौन सी नहीं। तो ये बाउंसर किसे अंदर आने देता है? ये सिर्फ उसे अंदर आने देता है जो उसके लिए जरूरी या दिलचस्प हो। अच्छा। अगर किसी विषय में हमारी गहरी रुचि नहीं है या हमें ये साफ नहीं है कि हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो RAS इसे सिर्फ शोर मानकर दरवाजे पर ही रोक देता है। इसीलिए घंटों तक एक ही पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता। बिल्कुल। आपका कॉन्शियस माइंड कोशिश कर रहा है, लेकिन RAS ने उस जानकारी को अंदर जाने ही नहीं दिया। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। ये बताता है कि रटना क्यों काम नहीं करता। हम जबरदस्ती कर रहे हैं और दिमाग का गेटकीपर उसे बाहर ही रोक रहा है। सही। तो फिर नई और मुश्किल चीजों को कैसे सीखा जाए, जिनमें शायद शुरुआत में हमारी कोई खास रुचि ना भी हो? क्या इस गेटकीपर को पार करने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। आपको जानकारी को इस तरह से पेश करना होगा कि RAS उसे जरूरी या दिलचस्प समझे। वो कैसे होगा? इसका तरीका है मल्टी सेंसरी एसोसिएशन तकनीक। स्रोत इसे VAK तकनीक कहते हैं। VAK विजुअल ऑडियो किनेस्थेटिक। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका सिद्धांत बहुत सरल है। किसी भी नई जानकारी को दिमाग में टिकाने के लिए उसे पहले से मौजूद किसी ज्ञात चीज से जोड़ना जरूरी है। ठीक है। और जब हम इस प्रक्रिया में अपनी एक से ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब देखना, सुनना और शारीरिक हलचल, अच्छा, तो वो जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। RAS को सिग्नल मिलता है कि अरे ये जानकारी महत्वपूर्ण है। तो मतलब ये है कि दिमाग को कोई जानकारी रद्दी समझने से रोकने का है कि यह है कि उसे सिर्फ डेटा की तरह नहीं बल्कि एक अनुभव की तरह पेश किया जाए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसे एक कहानी बना दो जिसमें तस्वीर हो, आवाज हो और एक्शन भी हो। बिल्कुल। देखिए, विजुअल का मतलब है कि सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ने के बजाय उसका एक माइंड मैप या डायग्राम बनाया जाए। हाँ। इससे दिमाग उस जानकारी को एक तस्वीर के रूप में देखता है जो शब्दों से कहीं ज्यादा यादगार होती है। और ऑडियो?
ऑडियो का मतलब है उस कॉन्सेप्ट को जोर से बोलकर ऐसे समझाना जैसे आप किसी 5 साल के बच्चे को सिखा रहे हो। अच्छा। ऐसा करने से न सिर्फ आप उसे सुनते हैं बल्कि उसे सरल बनाने के लिए मजबूर भी होते हैं। और ये तीसरा किनेस्थेटिक, इसका क्या मतलब है? किनेस्थेटिक यानी शारीरिक हलचल, ये सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। वो कैसे? जब हम बोलते समय हाथ के इशारों का इस्तेमाल करते हैं या चलते फिरते पढ़ते हैं तो वो याददाश्त हमारे दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स में एंकर हो जाती है, मतलब शारीरिक रूप से जुड़ जाती है। वाह, मतलब जानकारी सिर्फ एक दिमागी विचार नहीं रहती, एक शारीरिक अनुभव बन जाती है। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे किसी फाइल को सिर्फ कंप्यूटर पर सेव करने के बजाय उसकी एक फिजिकल कॉपी भी बना ली जाए। दिमाग को ये मल्टी सेंसरी इनपुट देना समझ में आता है। ये एक तरह से दिमाग को ये यकीन दिलाना है कि ये विषय उबाऊ नहीं बल्कि बहुत रोमांचक है। जी। लेकिन नोट्स में एक ऐसी तकनीक का जिक्र है जो सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, कि हम अपनी लिखावट बदलकर अपना फोकस बदल सकते हैं। क्या ये सच में काम करता है? ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ठोस है। इसे ग्राफोथेरेपी कहते हैं। ग्राफोथेरेपी? सोचिए, जब आप कुछ ऐसा करती हैं जिसमें बहुत ज्यादा ध्यान और बारीक कंट्रोल की जरूरत हो, जैसे किसी धागे में सुई डालना, हाँ, या अपनी लिखावट के हर अक्षर को जानबूझकर एक खास तरीके से बनाना, तो आपका दिमाग अपने कंट्रोल टॉवर को एक्टिवेट कर देता है। और दिमाग का वो कंट्रोल टॉवर ही फ्रंटल लोब है। सही कहा, हमारे दिमाग का सीईओ जो सारे बड़े फैसले लेता है। यही हिस्सा फोकस, योजना बनाने, निर्णय लेने और अपने आवेगों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो जब हम जानबूझकर अपनी लिखावट सुधारते हैं, हम असल में अपने फ्रंटल लोब की कसरत करवा रहे होते हैं, उसे सक्रिय कर रहे होते हैं। एक तरह का न्यूरल जिम। बिल्कुल, आप अपने फोकस की मांसपेशी को प्रशिक्षित कर रही हैं। मैं अपनी लिखावट के बारे में सोच रहा हूँ, वो तो काफी खराब है। तो क्या नोट्स के हिसाब से मेरी बिखरी हुई लिखावट मेरे बिखरे हुए ध्यान का ही एक लक्षण है? ये तो मेरे लिए एक बिल्कुल नया विचार है। ये एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि लिखना हमारे लिए एक स्वचालित, मतलब ऑटोमेटिक, अवचेतन आदत है। सही बात है, हम सोचते नहीं कि क कैसे बनाना है। हाँ, तो अपने आप बना देता है। इसलिए जब हम इस स्वचालित आदत को जानबूझकर और सचेत होकर बदलते हैं तो हम दिमाग को बॉटम अप तरीके से रीवायर कर रहे होते हैं। बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर की ओर। हाँ, ये बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और दिमाग को भटकाव की स्थिति से निकालकर एकाग्रता की स्थिति में ले आता है। तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर का बदलाव नहीं है, ये दिमाग के हार्डवेयर को ही बदल रहा है। जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि फोकस सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, शरीर भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बिल्कुल। और हमारे स्रोत गट ब्रेन एक्सिस यानी हमारी आंत और मस्तिष्क के कनेक्शन पर बहुत जोर देते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो एकाग्रता एक उच्च ऊर्जा वाली जैविक प्रक्रिया है। हमारा दिमाग, जो शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, हमारी 20% ऊर्जा इस्तेमाल करता है। और ये ऊर्जा आती कहाँ से है? हमारे भोजन और पानी से। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि मेरे पेट का मेरे फोकस से सीधा कनेक्शन है? ये थोड़ा अजीब लगता है। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि फोकस सिर्फ दिमाग का खेल है। ये कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। समस्या ये है कि जब हम कम पानी पीते हैं और ज्यादा चीनी या मैदे वाला भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में अंदरूनी सूजन होती है। ये सूजन एक तरह का ब्रेन फॉग पैदा करती है, जहाँ सोचना समझना मुश्किल लगता है। ब्रेन फॉग? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का 90% से ज्यादा सेरोटोनिन, जो मूड और फोकस के लिए एक जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो तो फील गुड केमिकल है। हाँ, और वो हमारी आंत में बनता है। जब आपका पेट खराब होता है तो सेरोटोनिन का उत्पादन गड़बड़ा जाता है और आपका दिमाग शांत और केंद्रित महसूस ही नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, अगर पेट भारी है तो दिमाग धीमा होगा ही। वाह, तो मेरे लंच में खाया हुआ पिज्जा सीधे सीधे दोपहर में मेरी मीटिंग में मेरे फोकस को प्रभावित कर रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। जी। और सांस लेने के बारे में क्या? स्रोत एक खास सांस लेने की तकनीक का भी जिक्र करता है। ये एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या हम तनाव की स्थिति में सीखने की कोशिश कर रहे हैं? शायद हाँ। ज्यादातर छात्र और पेशेवर हर समय एक क्रॉनिक फाइट या फ्लाइट मोड में रहते हैं। उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा एक्टिव रहता है, जैसे कोई खतरा आसपास हो। और इस हालत में सीखना तो मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। शरीर की सारी ऊर्जा मांसपेशियों में चली जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और दिमाग का सारा जोर सिर्फ जिंदा रहने पर होता है, ना कि कुछ नया सीखने पर। तो इसका समाधान क्या है? जाहिर है हम अपने बॉस को ये नहीं कह सकते कि डेडलाइन से तनाव हो रहा है।
समाधान हमारे नर्वस सिस्टम को हैक करने में है। हैक करने में? हाँ, स्रोत बाईं नासिका से श्वास लेने की तकनीक, जिसे योग में इड़ा नाड़ी भी कहते हैं, उसका सुझाव देता है। सिर्फ बाईं नाक से सांस लेना? जी, जब आप अपनी दाईं नासिका को बंद करके सिर्फ बाईं नासिका से धीरे धीरे और गहरी सांस लेते हैं, तो यह वैज्ञानिक रूप से हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। एक मिनट, पैरासिम्पैथेटिक, इसका मतलब जो हमें शांत करता है? बिल्कुल, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी कहते हैं। अच्छा। इससे हमारी हृदय गति कम होती है, रक्तचाप घटता है और दिमाग तनाव की स्थिति से निकलकर एक शांत और ग्रहणशील फ्लो स्टेट में आ जाता है, जहां सीखना और एकाग्र होना आसान हो जाता है। सही। तो ये तनाव के लिए एक तरह का ऑन डिमांड स्विच ऑफ बटन है। ये सब सुनने में तो क्रांतिकारी लग रहा है। VAK, ग्राफोथेरेपी, गट हेल्थ, ब्रीदिंग। लेकिन इन सभी सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए? इसका एक एक्शन प्लान क्या हो सकता है? बिल्कुल, स्रोत एक दैनिक प्रोटोकॉल प्रदान करता है, और सिर्फ क्या करना है ये नहीं, बल्कि हर कदम के पीछे का क्यों समझना जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले सुबह यानी जागने का समय। दिन का पहला घंटा आपके पूरे दिन की मानसिक स्थिति की नींव रखता है। ठीक है, तो सुबह की शुरुआत कैसे करें? 3 कदम है। पहला, उठते ही 5 मिनट के लिए बाईं नासिका से श्वास लें। क्यों? क्योंकि ये रात भर के तनाव को कम करेगा और आपके नर्वस सिस्टम को शांत करेगा, आपको फाइट या फ्लाइट मोड से बाहर लाएगा। ठीक है। और दूसरा 10-15 मिनट ग्राफोथेरेपी व्यायाम करें। 1 मिनट सुबह उठते ही ग्राफोथेरेपी। ज्यादातर लोग तो कॉफी या अपने फोन के बारे में सोचते हैं। ये इतना जरूरी क्यों है कि इससे दिन का पहला काम बनाया जाए? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सुबह उठने के ठीक बाद आपका दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेनवेव स्टेट के बीच होता है। मतलब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। इस समय ग्राफोथेरेपी करने से आप सीधे अपने अवचेतन मन को एकाग्रता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं और फ्रंटल लोब को दिन के लिए वार्म अप कर रहे हैं। बिल्कुल। और तीसरा कदम, 500 मिलीलीटर तांबे के बर्तन में रखा पानी पिएं। तांबे के बर्तन में क्यों? यह रात भर जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर आंत को साफ करने और मेटाबॉलिज्म को शुरू करने के लिए है। ठीक है, ये तो सुबह की तैयारी हो गई। नर्वस सिस्टम शांत, फ्रंटल लोब एक्टिव और गट साफ। अब पढ़ाई या काम के दौरान क्या करना है? पढ़ाई के दौरान रटने की पुरानी आदत को छोड़कर VAK एसोसिएशन तकनीक का उपयोग करें। मतलब वही विजुअल, ऑडियो, किनेस्थेटिक। उसका एक छोटा सा माइंड मैप बनाएं, उसे अपने शब्दों में जोर से बोलकर समझाएं और समझाते समय हाथ के इशारों का इस्तेमाल करें। इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जानकारी सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। बिल्कुल। और खान पान का क्या? आपने गट ब्रेन कनेक्शन की बात की थी, प्रोटोकॉल में इसके लिए क्या सुझाव है? पोषण के लिए 2 सरल नियम हैं। पहला, हल्के से भारी भोजन का नियम। हल्के से भारी, ये क्या है? इसका मतलब है कि नाश्ता सबसे हल्का रखें, जैसे फल या भीगे हुए मेवे, ताकि आपकी ज्यादातर ऊर्जा पेट के बजाय दिमाग में रहे। ये तो उस आम धारणा के खिलाफ है कि नाश्ता राजा की तरह करो। हाँ, ये उल्टा है। तर्क ऊर्जा का प्रबंधन है। भारी नाश्ता पचाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, जिससे दिमाग सुस्त हो जाता है। सही बात है। और दूसरा नियम? दूसरा नियम है मृत खाद्य पदार्थों से बचना। मृत खाद्य पदार्थ? जैसे प्रोसेस चीनी और मैदा। ये ऊर्जा में तेज उछाल और फिर गिरावट लाते हैं, जो फोकस के लिए जहर है। और सबसे जरूरी, हर 30-45 मिनट में पानी पिएं। हर 30 मिनट में? हाँ, शरीर में सिर्फ 2% पानी की कमी भी एकाग्रता को 20 से 30% तक कम कर सकती है। ये तो बहुत बड़ा असर है। और दिन के अंत में शाम को क्या करना है? हाँ, शाम का समय अवचेतन इम्प्रिंटिंग के लिए है। ये दिन भर की मेहनत को दिमाग में पक्का करने का समय है। वो कैसे होगा? सोने से पहले अपने लक्ष्यों या दिन की सबसे जरूरी सीख को अपनी सुधारी हुई ग्राफोथेरेपी वाली लिखावट में 5-10 मिनट के लिए लिखें। अच्छा, इससे वो न्यूरल पैटर्न मजबूत होगा? जी, और इसके साथ ही समर्पण की शक्ति का अभ्यास करें। समर्पण की शक्ति, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नतीजों, जैसे ग्रेड्स, परीक्षा या प्रमोशन, इनके बारे में चिंता करने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। इस बात पर भरोसा करना कि आप सही काम कर रही हैं और बदलाव सेल्यूलर स्तर पर हो रहा है, भले ही वो तुरंत दिखाई ना दे। क्योंकि चिंता और तनाव कॉर्टिसोल बढ़ाते हैं, जो सीखने की प्रक्रिया को ब्लॉक कर देता है। बिल्कुल, समर्पण उस तनाव को हटाता है। तो आज की हमारी इस पूरी पड़ताल का सार ये है कि फोकस बढ़ाने के लिए हमें अपनी बायोलॉजी से लड़ना नहीं, बल्कि इसके साथ मिलकर काम करना है।
ये सिर्फ दिमागी मेहनत का खेल नहीं है, ये एक पूरी शारीरिक प्रक्रिया है। स्रोत एक सरल सूत्र देता है, जानबूझकर की गई शारीरिक क्रिया ग्राफोथेरेपी शारीरिक संतुलन यानी पोषण और श्वास = फ्रंटल लोब का सक्रियण। वाओ, ये फोकस को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या? अगर हमारी शारीरिक स्थिति, हमारी सांस लेने का तरीका और लिखावट जैसी अवचेतन आदतें हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर इतना गहरा प्रभाव डाल सकती हैं, तो हमारे जीवन के और कौन से स्वचालित हिस्से हैं जिन्हें हम अपनी संज्ञानात्मक क्षमता को अनलॉक करने के लिए जानबूझकर फिर से रीडिजाइन कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। शायद ये हमारे सुबह उठने का तरीका हो, या जिस तरह से हम जानकारी सुनते हैं, या फिर जिस तरह से हम आराम करते हैं। असली सवाल ये है, आपके जीवन में वो कौन सा छोटा अनदेखा स्विच है जिसे बदलने से सब कुछ बदल सकता है?